नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। और आज हम अपने इस वीडियो में बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के भूआकृतिक प्रदेश के भाग 4 की बात करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेश में 3 अलग अलग वीडियो में हमने भारत के 3 भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की। और आज इस भाग 4 में भारत के चौथे और अंतिम भूआकृतिक प्रदेश तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये मैंने रेखा मानचित्र बनाया हुआ है भारत का, जिसमें भारत के तटीय मैदान को प्रदर्शित किया गया है और भारत के जो द्वीप समूह हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। और उसी के बारे में यहाँ ये कुछ सामान्य जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इन्हीं बिंदुओं के तहत हम आज के इस टॉपिक पर अपनी चर्चा करेंगे, अपनी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं भारत के चौथे भूआकृतिक प्रदेश की, भारत के तटीय मैदान। और जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में देख पा रहे हैं, भारत का जो तटीय मैदान है इसको प्रमुख रूप से हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं या 2 भागों में इसको विभाजित करते हैं। एक बंगाल की खाड़ी की तरफ वाला जो तटीय मैदान है उसे पूर्वी तटीय मैदान, और जो पश्चिम में अरब सागर का जो तटीय मैदान है उसे पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तटीय मैदान को हमने 2 भागों में बांट दिया, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, तो इस पश्चिमी तटीय मैदान, जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, इस पश्चिमी तटीय मैदान को भी यहाँ पर मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। और उसमें से एक कोंकण तट, दूसरा मालाबार तट है और तीसरा जो गुजरात वाले क्षेत्र में है सौराष्ट्र तट। लेकिन चूंकि वो सौराष्ट्र का जो तट है वो अपेक्षाकृत दलदली प्रकार का है, इसीलिए कृषि की दृष्टिकोण से वो उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो हम यहाँ भारत के पश्चिमी अरब सागरीय तट की हम बात करते हैं। तो भारत का जो पश्चिमी अरब सागरीय तट है, जिसे हम पश्चिमी तट और जिसको हम 2 मुख्य वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले यहाँ कोंकण जो तट है, तो कोंकण तट मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है और ये सूरत से लेकर के गोवा तक इसका विस्तार है, जिसमें जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी चौड़ाई तुलनात्मक रूप से कम है। और ये पश्चिमी तटीय मैदान कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक या कुमारी अंतरीप तक, अर्थात यहाँ कच्छ से लेकर के और कुमारी अंतरीप तक ये फैला हुआ है, जिसे प्रमुख रूप से 3 हिस्सों के रूप में पढ़ते हैं। और उनमें से 2 हिस्से यहाँ मैंने प्रदर्शित किए गए हैं जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा उपयोगी हैं। तो ये कोंकण तट है और उसके ठीक दक्षिण में गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ भाग है इसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और मालाबार तट प्रमुख रूप से केरल राज्य के अंतर्गत है और वहीं मालाबार तट का कुछ भाग कर्नाटक राज्य के अंतर्गत भी आता है। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है लगभग 64 किलोमीटर चौड़ा ये तट है। और पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट की जो चौड़ाई है वो अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि पश्चिमी तट के ठीक समानांतर रूप से ही पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का जो पश्चिमी ढाल है, अरब सागरी जो ढाल है, वो काफी तीव्र है। और इसी कारण से यहाँ पश्चिमी घाट पर्वतों के पश्चिमी ढाल से निकलने वाली जो नदियां हैं वो तीव्र वेग से बहती हुई अरब सागर में प्रवाहित होती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। और फलस्वरूप जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो खड़ा और अपेक्षाकृत कम चौड़ा मैदान है। और ये जो पश्चिमी तट है वो नर्मदा और ताप्ती नदी, जो 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर इस पश्चिमी तट की चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। और नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर यह पश्चिमी तटीय मैदान लगभग 80 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इसी प्रकार से पश्चिमी तटीय मैदान में जो मालाबार तट है, और मालाबार तट में केरल का जो तट है वहां पर प्रमुख रूप से पश्च जल या फिर हम लेगून प्रकार की जो झीलें हैं वो यहाँ पर बहुतायत में पाई जाती हैं, जिन्हें केरल में स्थानीय रूप से कयाल के नाम से जानते हैं। और केरल में इस प्रकार के कई कयाल देखने को मिलते हैं तटीय भागों में, जो कि प्रमुख रूप से मिट्टी के निक्षेपण से तटीय क्षेत्र में
बनते हैं और इन कनालों में नौकायन और मत्स्यन का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से भारत का ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफी उपयोगी है और मछली व्यवसाय या मछली पकड़ने का जो व्यवसाय है वो यहाँ पर विकसित हुआ है। अब हम बात करते हैं भारत के पूर्वी तटीय मैदान की। और भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो कि महानदी और जो स्वर्ण रेखा नदी है उन स्वर्ण रेखा नदी के मुहाने से स्टार्ट होकर के और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है ये पूर्वी तटीय मैदान। और इस पूर्वी तटीय मैदान को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें जो उत्तर का भाग है उसे उत्तरी सरकार तट और जो दक्षिण वाला भाग है उसे कारोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो जो उत्तरी सरकार तट है वो महानदी के मुहाने से लेकर के और कृष्णा नदी के मुहाने तक फैला हुआ है और कारोमंडल तट कृष्णा नदी से कावेरी नदी के बीच में स्थित है। और ये पूर्वी तटीय मैदान तुलनात्मक रूप से पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। और अधिक चौड़ा होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो यहाँ इस पूर्वी तटीय मैदान में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और इन नदियों के डेल्टाई प्रदेश होने की वजह से यहाँ मैदान की चौड़ाई अपेक्षाकृत काफी ज्यादा पाई जाती है। वहीं इस पूर्वी तटीय मैदान में दो महत्वपूर्ण झीलें चिल्का झील और पुलिकट झील भी स्थित हैं। और यहाँ पर चिल्का झील जो कि मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य में स्थित है और जो पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमावर्ती भाग में स्थित है। और ये दोनों ही जो झीलें हैं चिल्का झील और पुलिकट झील दोनों ही लैगून झील के उदाहरण हैं, जो कि यहाँ नदियों के द्वारा लाई गई जो रेत मिट्टी है उस मिट्टी के जमा होने से इन लैगून झीलों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूर्वी तटीय मैदान जो कि बंगाल की खाड़ी का तटीय मैदान है ये भी आर्थिक दृष्टिकोण से कृषि कार्य हेतु काफी महत्वपूर्ण है और काफी उपजाऊ मृदा से युक्त है। तो ये भारत के प्रमुख तटीय मैदान थे या भारत के दोनों ही पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान थे। अब हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह की। और भारत के जो द्वीप समूह हैं आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं भारत के दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह हैं। एक बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है जिसे हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं और दूसरा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह है। तो ये दो महत्वपूर्ण द्वीप समूह भारत के अधिकार में हैं और दोनों ही द्वीप समूह में कई इस प्रकार के द्वीप हैं, कई महत्वपूर्ण द्वीप हैं जहाँ पर मानव निवास करता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें लगभग 350 द्वीप हैं, जिनमें से 38 द्वीप मानव के द्वारा बसे हुए हैं, अर्थात 38 ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर मानव निवास करता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल चोटी इन्हीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। वहीं भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी, वो बैरन ज्वालामुखी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पाया जाता है। वहीं इंदिरा पॉइंट की हम बात करें तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट या जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो वो निकोबार द्वीप समूह पर सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट वो इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु हम कह सकते हैं इंदिरा पॉइंट इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही सबसे दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिणी भाग है। और अंडमान एवं निकोबार ये दो द्वीप समूह हैं जिनके बीच में 10 डिग्री चैनल या फिर हम ये कह सकते हैं जलीय क्षेत्र है जो कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर है। तो इस प्रकार से 10 डिग्री अक्षांश रेखा या 10 डिग्री का जो चैनल है वो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, दोनों को पृथक करता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो वो 10 डिग्री चैनल है जो कि इन दोनों ही द्वीप समूहों को अलग करता है। और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है जिसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं वो इसी निकोबार द्वीप समूह का ही एक महत्वपूर्ण द्वीप है। तो इस प्रकार से ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे प्रमुख द्वीप समूह की लक्षद्वीप समूह। और ये लक्षद्वीप समूह आप देख सकते हैं यहाँ अरब सागर में भारत का जो मुख्य तट है उस मुख्य तट से लगभग 220 से 240 किलोमीटर की दूरी पर लगभग वृत्ताकार
रूप में फैले हुए ये द्वीपों का समूह है, जिसमें कुल 36 द्वीप पाए जाते हैं और इन 36 द्वीपों में से 10 द्वीप ऐसे हैं जिस पर मानव रहता है, जिस पर मानव निवास करता है। और इन लक्षद्वीप समूह में जो एंड्रोट नामक द्वीप है वो इस लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसकी जो क्षेत्रफल है लगभग 4.90 वर्ग किलोमीटर उस एंड्रोट द्वीप का कुल क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार से ये लक्षद्वीप समूह लगभग 36 द्वीपों का एक समूह है और यहाँ लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उनका निर्माण प्रवाल के द्वारा हुआ माना जाता है, अर्थात ये ऐसा माना जाता है कि लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं इनका निर्माण प्रवालों से हुआ है या प्रवालों के इकट्ठा होने से या जमने से हुआ है। तो इस प्रकार से ये दूसरा महत्वपूर्ण द्वीप समूह था भारत का, लक्षद्वीप समूह। और इन दोनों ही द्वीप समूह के अलावा भारत के कुछ और आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण द्वीप हैं जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो उसमें एक है पंबन द्वीप, और ये पंबन द्वीप भारत और भारत के ठीक दक्षिण में जो श्रीलंका स्थित है देश, तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की जो खाड़ी है उस मन्नार की खाड़ी में ये पंबन द्वीप स्थित है। और पंबन द्वीप जो आदम पुल है या फिर एडम ब्रिज जिसको हम कह सकते हैं, या जो धार्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो भारत से श्रीलंका के बीच में जो एक स्थलीय संरचना है, उथला सागरीय क्षेत्र है जिसे हम आदम पुल के नाम से जानते हैं, उस आदम पुल का ही एक हिस्सा है, एक भाग इस पंबन द्वीप को माना जाता है। और ये पंबन द्वीप आर्थिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं हम बात करें भारत के एक और बहुत महत्वपूर्ण द्वीप, और वो है श्रीहरिकोटा द्वीप। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में जो पुलिकट झील है उस पुलिकट झील के अग्रभाग पर स्थित है, पुलिकट झील के एक छोर पर स्थित है। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप भारत में अंतरिक्ष अभियान की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और भारत में जो अंतरिक्ष अभियान और विभिन्न जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो श्रीहरिकोटा द्वीप से ही लॉन्च किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की दृष्टिकोण से, तकनीक की दृष्टिकोण से श्रीहरिकोटा द्वीप भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में पुलिकट झील के किनारे या अग्रभाग में स्थित है। और हम तीसरे महत्वपूर्ण द्वीप की बात करते हैं अगले की, वो है न्यूमूर द्वीप। और न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश दोनों की सीमा पर स्थित गंगा नदी के डेल्टा में, गंगा नदी के मुहाने पर स्थित एक रेत के द्वारा बना हुआ, एक मृदा या मिट्टी के द्वारा बना हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि गंगा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो अवसाद है उस अवसाद के जमा होने से बना हुआ एक द्वीप है, जो कि बांग्लादेश और भारत की सीमा पर है। और बांग्लादेश और भारत दोनों में ही न्यूमूर द्वीप पर कब्जा या न्यूमूर द्वीप पर अपने अधिकार को लेकर के विवाद होते रहते हैं। तो न्यूमूर द्वीप आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्व का है, और सामरिक महत्व की वजह से ही न्यूमूर द्वीप के अधिकार को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य मतभेद उभरते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूमूर द्वीप है। तो ये भारत के महत्वपूर्ण द्वीप समूह थे, और भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी तटीय प्रदेश था। तो ये आज अपने बिंदु, अपने टॉपिक के बारे में दी गई कुछ जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और अब अगले वीडियो में हम भारत के अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।